इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में 2024 में शानदार तेजी देखी गई है। इस साल इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में 30% की सालाना वृद्धि के साथ कुल 64.5 मिलियन वर्ग फीट एब्जॉर्प्शन दर्ज किया गया है, जबकि नई सप्लाई में 15.8% की सालाना तेजी देखने को मिली है और नई सप्लाई 71.8 मिलियन वर्ग फीट तक पहुंच गई है। यह उछाल मुख्य रूप से 3PL यानी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निरंतर मांग के चलते आई है। साथ ही FMCG और ई कॉमर्स कंपनियों की बढ़ती रुचि ने भी इसमें योगदान दिया है। इसके अलावा भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइवेट इक्विटी निवेश साल 2025 की पहली तिमाही में 748 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 64 अरब रुपए तक पहुंच गया है, जो साल दर साल 35% की वृद्धि को दर्शाता है। सेविल्स इंडिया ने इन दोनों ही विषयों पर रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरविंद नंदन, MD रिसर्च एंड कंसल्टिंग, सेविल्स इंडिया। तो अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो रियल एस्टेट में पी निवेश पर बात कर लेते हैं। अरविंद सर, पी निवेश में सालाना 35% की वृद्धि हुई है, क्या कारण रहे हैं इस निवेश में बढ़े आंकड़ों के पीछे? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू रहा है पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट इक्विटी आ रही थी रियल एस्टेट में खास करके, ये बढ़ते बढ़ते 2020 में, जो कि कोविड ईयर था, उस साल ही इसने एक पीक अचीव कर ली थी 6 बिलियन यूएस डॉलर्स की। लेकिन उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट आई। इनफैक्ट ये आधा हो गया और वहां से फिर धीरे धीरे करके दोबारा उठने लगा है। तो पिछले साल यानी कि 2024 जब खत्म हुआ, तो हमने, आप कह सकते हैं, 3 साल की लगातार वृद्धि के साथ एक 3 साल की पीक देखी, लेकिन वो 6 बिलियन से फिर भी काफी नीचे रहा था। अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इसका एक बहुत सीधा सा हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं दीपक जी, कि रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी का इंटरेस्ट जागृत हो चुका है दोबारा, और अब दोबारा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को। अगर आप इसको थोड़ा सा और एक लेवल अंदर जाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि एक ज़माने में रेजिडेंशियल, जिसमें इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लगभग ख़त्म सा होने लगा था, उसमें दोबारा जीवित हो गया है। तो ये एक अच्छा साइन है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि न सिर्फ हमारा रियल एस्टेट मार्केट ठीक ठीक जा रहा है, बल्कि जो हमारी पॉलिसी है वो भी शायद इसमें मदद कर रही है। तो एक मोटे तौर पर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अरविंद सर, सेगमेंट वाइज अगर हम देखना चाहें तो रियल एस्टेट के किस सेगमेंट में कितना निवेश आया है और आगे कैसा ट्रेंड रहने वाला है पी निवेश को लेकर? जी, तो जैसा मैंने कहा, एक मोटा चंक रेजिडेंशियल में आ गया है। और ऑफिस हमारा हम हमेशा से फेवरेट रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ऑफिस और रेजिडेंशियल के बीच में ही ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप कह सकते हैं कि 60-70% तक की इन्वेस्टमेंट इन सेगमेंट्स में आ जाती है। लेकिन आगे चलकर हम जैसा देखते हैं कि हमारा मार्केट जब इम्प्रूव होता जाएगा, तो वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल और डेटा सेंटर्स भी आगे चलकर हमारे लिए बड़े माकूल सेगमेंट्स बन जाएंगे हमारे इस मार्केट के। फिलहाल जो मार्केट है वो रेजिडेंशियल के लिए और ऑफिस रियल एस्टेट के लिए माकूल बना हुआ है, और इसमें ही इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है इस पूरे साल में हम ज़्यादातर देखेंगे। हालांकि वेयर हाउसिंग में भी इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है और उसमें भी आता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस साल के लिहाज से देखा जाए तो रेजिडेंशियल, ऑफिस और वेयर हाउसिंग, ये हमारे सबसे प्रिय सेगमेंट हो सकते हैं प्राइवेट इक्विटी के लिए। 2 दशक पहले, या जब प्राइवेट इक्विटी आनी शुरू हुई थी, तो शुरू में वो रेजिडेंशियल में ही जाना चाहती थी और रेजिडेंशियल में गई भी थी, क्योंकि रेजिडेंशियल में रिटर्न थोड़ा जल्दी वापस मिल सकते हैं। चूंकि एक सेल का उसमें मोड है, रेंटल मार्केट इतना नहीं होता है, तो आपने इन्वेस्ट किया और उसके बाद प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बिक गया, तो तुरंत आपके रिटर्न्स आ सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा मार्केट बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होता था उस जमाने में, तो इसलिए उसमें प्राइवेट इक्विटी को लाभ नहीं मिल रहा था, बल्कि कई जगह तो उसमें रिस्क बढ़ गया। तो इसलिए वो जो प्राइवेट इक्विटी शुरू हुई थी रेजिडेंशियल में जाना, वो धीरे धीरे ऑफिस में चली गई, और ऑफिस में उसको एक स्टैंडर्ड रिटर्न मिलने लगा। रेगुलेटेड मार्केट था, जो क्लाइंट्स होते थे, ऑक्यूपेंट्स होते थे, वो मल्टीनेशनल कंपनी होती थी या वेल रेगुलेटेड कंपनीज होती थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा है, हमारा रेजिडेंशियल मार्केट भी धीरे धीरे परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है। रेगुलेशन आ चुकी है कई सालों से, तो इसलिए इसमें लेंडिंग करना, इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना सेफ होता जा रहा है। तो डिमांड साइड ठीक दिख रही है, अफोर्डेबल को छोड़कर, यह कहना जरूर। और मार्केट में रेगुलेशन ठीक है, और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पहले के मुकाबले सेफ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रेजिडेंशियल में इंटरेस्ट आना लाजमी है, जो कि हमें दिख रहा है। ये मोटे मोटे कुछ बड़े कारण हैं।
अरविंद सर, इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, इसको कैसे देखते हैं? आपकी स्टडी में क्या निकल कर आया है और क्या ट्रिगर्स रहे हैं जिन्होंने इस ग्रोथ को सपोर्ट किया है? मैं चाहूंगा अब जो पहली तिमाही अब खत्म हो गई मार्च के एंड में 2025 की, उसके भी नंबर आप देखें तो वो उतने ही उत्साहवर्धक हैं, उतने ही पॉजिटिव हैं। तो जो क्वार्टर वन खत्म हुआ जनवरी से मार्च तक में, उसमें ही 16 मिलियन से ऊपर, यानी कि 1.6 करोड़ आप कह सकते हैं, 1.6 करोड़ के लगभग जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो कि अपने आप में पिछले साल की पहली तिमाही के मुकाबले 18.5% की ग्रोथ दिखाते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव मार्केट है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और वेयर हाउसिंग दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं, ये कहना ज़रूरी है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि हम देश के 24 बड़े शहरों, जिसमें टीयर वन टीयर टू दोनों हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर आप पूरे देश का और बड़ा कैनवस देखेंगे तो और भी ज़्यादा दिखेगा। तो इसका एक सबसे पहला तो मेरा ख्याल है कंक्लूजन ये निकालना चाहिए कि इस समय हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस है। न सिर्फ सरकार और पॉलिसी का, बल्कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उन्होंने भी इस चीज़ को पहचान लिया है कि भारत में आने वाले कम से कम 2 दशक तक मैन्युफैक्चरिंग पे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस रहेगा। तो जो पहली तिमाही में 16 मिलियन स्क्वायर फुट की जो अब्जॉर्प्शन हुई या डिमांड दिखाई पड़ी, ये पिछले साल के मुकाबले 18.5% की ग्रोथ है। 2024 का जो टोटल आंकड़ा था, वो 2023 के मुकाबले 30% की ग्रोथ दिखा रहा था। तो आप ये देखिए कि 30% की ग्रोथ साल भर में हुई और सिर्फ पहली तिमाही में फिर एक बार हमको 18.5% की ग्रोथ दिखाई पड़ चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो दो सेगमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक तो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जहाँ फैक्ट्रीज लगती हैं वो पार्ट है, और दूसरा है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स 3PL। इन दोनों के बीच में ही करीब 55-56% की अब्जॉर्प्शन हो जाती है। मतलब आप समझ लें कि 16 मिलियन जो हमने कहा, उसका आप करीब 55-56% लगाएं, वो जी। सिर्फ इन दोनों सेगमेंट से है। तो ये बहुत पॉजिटिव है, और इसका भी कारण यही है कि इस समय देश में मैन्युफैक्चरिंग पे, लॉजिस्टिक्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी फोकस है। अरविंद सर, सेक्टर और सिटी वाइज सबसे अधिक मांग और सप्लाई कहां देखने को मिली है? आगे क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है? किस शहर और सेक्टर में तेजी के संकेत मिल रहे हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टैरिफ वॉर का इंपैक्ट रियल्टी सेक्टर को कितना हिट करता हुआ दिख रहा है? जी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि हमने जो अभी रिपोर्ट रिलीज़ की है, या हमने जो अपनी तरफ से डेटा रिलीज़ किया है, इसमें 24 शहरों का लेखा जोखा है। लेकिन देश बहुत बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा है। तो इन 24 शहरों में जो टॉप के 8 बड़े शहर हैं हमारे, उनमें, जिनको हम टायर वन सिटी अक्सर कहते हैं, जो कि आप कह सकते हैं NCR है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता और हैदराबाद, ये 8 बड़े शहर हो गए। इन सब में करीब करीब 79% जो है टोटल डिमांड का, वो दिखाई पड़ता है। तो 16%, 16 मिलियन जो मैंने कहा, उसका लगभग 79% इन 8 बड़े शहरों में है। और जो बाकी का है, वो जो हमारे पास 16 जो दूसरे टायर टू शहर हैं उनका है। इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इन बड़े शहरों में NCR, यानी कि दिल्ली और उसके आसपास के मार्केट, NCR हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अक्सर नंबर 1 पे रहता है। पर इस पहली तिमाही में इस बार हमने देखा कि मुंबई काफी ऊपर आया। मुंबई में करीब करीब हमने देखा कि 2.5 मिलियन की हो गई, जबकि दिल्ली NCR में 3 मिलियन से थोड़ा ऊपर की हुई। तो मुंबई भी बड़ा स्ट्रांग निकल के आया है, और पूना भी उतना ही स्ट्रांग दिखाई पड़ता है। तो 2.5 से 3 मिलियन के बीच में पूना की अब्जॉर्प्शन है, 3.5 के लगभग मुंबई की अब्जॉर्प्शन है, और NCR तो है ही अपनी जगह पर। तो ये 3 मार्केट बहुत बड़े हैं। पर इसके अलावा बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में भी लगभग 4-5 मिलियन की अब्जॉर्प्शन औसतन हो गई है। कलकत्ता में भी उतनी ही हो जाती। तो ये बड़े मार्केट हैं हमारे देश के। साल भर में ये जो हैं, कुल मिलाकर इस साल मेरा अंदाज है कि 70 मिलियन से ऊपर की अब्जॉर्प्शन हम देख पाएंगे साल के अंत तक, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। तो ये बड़े मार्केट हैं, यहाँ होता रहेगा। जो छोटे मार्केट हैं हमारे, जो 16 छोटे मार्केट हैं, उनमें भी अगर आप मिलाकर देखें तो वो हमारे देश के जो सबसे बड़े मार्केट हैं उसके बराबर वो अकेले आपको डिमांड दिखा देते हैं। ये समय जो है, ये विश्व के लिए बड़ा एक अनसर्टेनिटी का समय भी है। ट्रेड वॉर्स
लगातार सुनाई पड़ रही हैं, और अक्सर लोगों के मन में ये शंका पैदा हो रही है कि क्या पता शायद पहली तिमाही में जो दिखाई पड़ा है हम्म। ये अब आगे होगा या नहीं होगा। और ये मेरा ख्याल है, ये संशय, ये शंका बहुत वाजिब है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे कॉमर्स और ट्रेड कौन सा रुख अपनाएगा। पर एक बात फिर भी क्लियर है कि हमारा अपना जो डोमेस्टिक मार्केट है वो ही अपने आप में बहुत बड़ा है। तो अगर मान लीजिए कि किसी वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स में फ़र्क पड़ जाए और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को या दूसरे मार्केट्स पे अफेक्टेड हो जाएं, फिर भी हमारा अपना मार्केट जो है वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स को कम से कम शॉर्ट टर्म में साल भर तक के लिए सपोर्ट करने के लिए काफ़ी पर्याप्त है। क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये शंका है कि जिस तरह से टैरिफ वॉर शुरू हो गई है और आगे अनसर्टन दिख रहा है फ्यूचर, तो क्या होगा, कहीं ये गिर तो नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल औंधे मुंह गिर पड़ेगा, इसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ती, और बहुत बड़ा कारण है कि हमारा अपना मार्केट बहुत मजबूत है।